वन वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम फिर से राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसमें टोटल 66 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में और यूपीएससी प्री एग्जाम में। तो 66 में हमने 30 क्वेश्चन पिछले क्लास में कवर कर लिया था विद नोट्स, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड जो भी बुक में नोट्स दिए गए थे वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। इस क्लास में हम बस क्वेश्चन करेंगे और वो भी 31 से लेकर के 66 तक। तो जिन्होंने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर जाइए और द जीएस सॉल्वर सर्च कीजिए और फिर इस चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्लास 23 है वो, ये क्लास 24 है, 23 में आपको नोट्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आप कंपाइलेशन देख रहे हो तो वहां पर आपको बैक जाने की जरूरत नहीं। अब हम सीधे स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी एक ठो इसमें से गलत है कोई, वो बताना है आपको। पहला देखिए आप, 39A है। 39A में बोल रहा है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। हमने पढ़ा था दोस्तों 39 में क्या है, समान न्याय और फ्री में कानूनी सहायता प्राप्त करने या देने का अधिकार है। हालांकि ये अधिकार राज्य के पास है, न कि नागरिकों के पास, क्योंकि यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो राज्य ये कोशिश करेगी सबको समान न्याय मिले और निःशुल्क विधिक सहायता भी प्रदान की जा सके। और अगर केवल 39 रहता तो ये रहता समान कार्य के लिए समान वेतन वाला है। यह समान कार्य अगर करेंगे स्त्री पुरुष तो इसके लिए समान वेतन मिलना चाहिए या सभी को आजीविका प्रदान करना। फिर अब देखिएगा अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों के संगठन का अधिकार है राज्य के पास। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन कर सकेगी अनुच्छेद 40 के आधार पर। फिर अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता जारी करने का अधिकार, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो समान नागरिक संहिता जारी करना या लागू करना, ये अनुच्छेद 44 में बताया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 48, जिसमें यह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कही गई है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य जो प्रयास करता है वह अनुच्छेद 48 के तहत नहीं करता है, वह अनुच्छेद 50 के तहत करता है। तो अनुच्छेद अगर 50 रहता, आर्टिकल 50, तो ये सही होता। 48 में क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। आर्टिकल 48 में है दोस्तों कृषि, यह कृषि और पशुपालन से संबंधित है। कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का प्रयास करेगा राज्य, वैज्ञानिक तरीके से संगठित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं 39A में क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में क्या है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रयास करेगा। फिर 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास है और 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण का प्रयास है यह आर्टिकल 50 में उपबंधित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी आपको बताना है नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए, यानी इनमें कौन सही है। 42 में बताइए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है क्या। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39A में है, आर्टिकल 39A। कृषि और पशुपालन का संगठन 43 में है क्या। बिल्कुल नहीं है। कृषि और पशुपालन का संगठन हमने अभी पढ़ा था कि यह है आर्टिकल 48 में। ग्राम पंचायतों का संगठन 41 में है क्या। बिल्कुल नहीं है। 40 आर्टिकल 40 जो है इसमें है ग्राम पंचायतों का संगठन। स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, क्या ये 39 में है। बिल्कुल है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि 39 में पुरुष और स्त्रियों को के लिए आजीविका की व्यवस्था करना और दोनों अगर एक ही काम कर रहे हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना, ये राज्य इस प्रकार का प्रयास करेगा और ऐसा कदम उठाएगा। ये आर्टिकल 39 में है और 39A में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।
देखिए यहाँ पर सही सुमेलन, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 ए, कृषि और पशुपालन का संगठन 48 और ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 हो गया, और स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये है 39 डी। तो आर्टिकल 39 का ही यह एक खंड है, इसलिए 39 डी अगर ऑप्शन में नहीं है तो 39 भी सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, इसमें भी आपको ऐसे ही मिलान करना है। एक साइड आपको कार्य दिए गए हैं, दूसरी साइड संबंधित अनुच्छेद हैं, इधर सिद्धांत हैं आपके पास। पहला है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये हमने पढ़ा था 39 ए। आर्टिकल 39 में ऐसा बोला गया है। पर्यावरण की सुरक्षा, काम करने का अधिकार, स्मारकों का संरक्षण। पर्यावरण की जो सुरक्षा है दोस्तों, पर्यावरण की सुरक्षा, वन्य जीवों का संरक्षण, ये सारी व्यवस्था आर्टिकल 48 में होता है, 48 ए। क्योंकि 48 है आपका कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित, और उसके बाद आ जाता है पर्यावरण की सुरक्षा, वन्य जीवों की देखभाल। इन सभी की जिम्मेदारी कौन लेगा? राज्य लेगी, और ये आर्टिकल 48 के तहत ऐसा हो सकता है। फिर काम करने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम करने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार, इसके अलावा शिक्षा का अधिकार, ये सभी व्यवस्था आपको आर्टिकल 41 में किया गया है। तो सी को तो हम तीसरे में ही मिला देंगे। स्मारकों का संरक्षण, जो ऐतिहासिक स्मारक हैं या स्मारक के अलावा और भी ऐतिहासिक चीजें होती हैं, जैसे ऐतिहासिक स्थान है, राष्ट्रीय महत्व की स्थानें हैं या स्मारकें हैं, उनका संरक्षण, यह आर्टिकल 49 में दिया गया है। तो सी को हमने तीसरे में मिलाया, डी को हमने चौथे में मिलाया। सी को तीसरे में और डी को चौथे में मिलाना, ये ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी सही है। आप यहाँ देखिएगा, सही सुमेलन, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, आर्टिकल 39 ए पर्यावरण की सुरक्षा, आर्टिकल 48 ए काम करने का अधिकार, आर्टिकल 41 एंड स्मारकों का संरक्षण जो है वो आर्टिकल 49 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। एक तरफ विषय है और दूसरे तरफ संबंधित अनुच्छेद हैं। तो आपके पास सबसे पहला है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 50 बिल्कुल सही है, यह हमें गलत बताना है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, इसमें आर्टिकल 46 है, ये भी सही है। आर्टिकल 46 में यही बात बोली गई है कि राज्य का यह प्रयास रहेगा कि जो दुर्बल वर्ग है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके शैक्षिक विकास और आर्थिक हितों की, आर्थिक स्तर पर उनको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा सरकार। फिर कह रहा है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, और ये 43 ए। और अगर डी की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 40 है, जो कि ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, यह प्रयास करेगा राज्य। तो डी भी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 40 में यही बात बोला गया है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है यह। तो जो गलत हो रहा है वो ऑप्शन सी हो रहा है, क्योंकि 3 सही हो गया तो एक ऑटोमेटिक गलत होगा ही, 43 ए। इसमें ऐसे भी सहकारी सोसाइटी के संवर्धन की बात नहीं की गई है। 43 ए की अगर आप बात करोगे तो इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका की बात की गई है। मैंने बताया भी था कि अगर कोई उद्योग है तो उसके मैनेजमेंट में, अगर कोई फैक्ट्री है उसके मैनेजमेंट में या उसका जब भी बैठक हो तो उसमें कर्मकारों यानी कि जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि वह भी पैटर्न समझ सकें और अपना योगदान कर सकें अपने लेवल पर। मजदूरों के लेवल पर क्या समस्या है ये बात वहां तक पहुंच सके। तो इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई उद्योग है तो उद्योग के प्रबंध में यानी कि मैनेजमेंट में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना। कर्मकारों की भागीदारी, तो ये आर्टिकल 43 ए में है। यहाँ पर ऑप्शन सी निश्चित तौर पर सही है। आप देखिएगा 43 ए, इसमें क्या दिया गया है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने हेतु उपबंध है। सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा जो है यह संविधान के अनुच्छेद 43 बी में है। और बाकी जो ऑप्शंस थे वो तो सही मिलाए गए थे। इस बार अगला क्वेश्चन जो है वो कथन कारण वाला है, आप देख रहे हैं। इसमें आपको दिया गया है एक कथन और एक कारण। कथन है कि मनरेगा अर्ह परिवार
कि कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है और कारण बताया गया है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है। अब देखिए यहाँ ये तो निश्चित तौर पर सही है क्योंकि इसमें मनरेगा का काम है कि प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का कम से कम रोजगार देने का प्रावधान करता है। मिनिमम 100 दिन का रोजगार उसको देना रहता है मनरेगा को। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखिए कि उस परिवार के लिए भी कुछ क्राइटेरिया रहता है, जैसे वह परिवार जो है वह न्यूनतम मज़दूरी पर उसमें जिसको भी काम दिया जाएगा वह सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी पर काम करने के लिए तैयार होगा तभी। अब ऐसा नहीं है कि 100 दिन का उसको काम दिया जाए और वो प्रत्येक दिन का 1000 रुपए चार्ज करने लगे, तो ऐसा नहीं है। जो न्यूनतम मज़दूरी एक अनस्किल्ड लेबर के लिए सरकार तय करती है, अकुशल मज़दूर के लिए, वही मज़दूरी इसमें मिलता है मनरेगा में। सबसे कम जो मज़दूरी तय रहता है सरकार द्वारा, वही मज़दूरी इसमें मिलता है 100 दिन के रोज़गार में। और दूसरा कह रहा है कि रोज़गार का अधिकार संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 दोस्तों मैंने पढ़ा दिया है, इसमें मूल अधिकार के बारे में पढ़ना है और मूल अधिकारों में कहीं भी दोस्तों रोज़गार के अधिकार की चर्चा नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि रोज़गार पाने का अधिकार जो है यह किसी का मूल अधिकार है। अगर यह मूल अधिकार होता तो आज हर एक किसी के पास रोज़गार ज़रूर होता। लेकिन यह मूल अधिकार नहीं है दोस्तों, इसलिए इसको हम गलत मानते हैं, केवल ए सही है। तो ऑप्शन सी हम चूज़ करेंगे जिसमें ए को सही माना गया है और आर को गलत माना गया है। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा बोला गया है। एम से हो गया महात्मा गांधी, एन से हो गया नेशनल और आर से हो गया रूरल और यहाँ पर जी से गारंटी है और ये इसके लिए ई आता है तो इससे एम्प्लॉयमेंट हो गया। ये एक्ट जो है मनरेगा का दोस्तों, मनरेगा देखो MNREGA, एम से महात्मा गांधी दोनों ही इसमें शामिल हैं और एन से हो गया नेशनल, आर से हो गया रूरल, ई से हो गया एम्प्लॉयमेंट और जी से गारंटी और ए से हो गया एक्ट। तो ये जो मनरेगा है यानी कि ये जो एक्ट है ये लाया कब गया था? आप देखिएगा लोकसभा द्वारा इसे 2005 में अधिनियमित कर दिया गया था और यह योजना जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 का प्रावधान है, जिसमें यह लिखा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है, इसके तहत काम करने का अधिकार रखा गया है। लेकिन यह ध्यान दीजिए, अनुच्छेद अगर 41 है तो यह डीपीएसपी का हिस्सा हुआ पहली बात तो, और डीपीएसपी जो है यह राज्यों के लिए एक निर्देश है, यह नागरिकों का अधिकार नहीं है। इसीलिए निश्चित तौर पर काम करने के अधिकार से संबंधित ऐसा कोई भी अधिकार नागरिकों के पास नहीं है, सॉरी रोजगार से संबंधित अधिकार। काम करने का अधिकार भी आप कह सकते हो क्योंकि जो 41 में बात किया गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यह राज्यों के हाथ में है कि वह ऐसा प्रयास करेगी। यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि आप डिमांड करेंगे। संविधान के भाग 3 में यानी मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार कहीं भी नहीं लिखा गया है, यह इसलिए मूल अधिकार का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है? तो निश्चित तौर पर अनुच्छेद 43 इसका सही उत्तर होगा। आर्टिकल 41 रहता तो वो भी आंसर हो सकता था। यहाँ पर 45 तो नहीं होगा। 45 में क्या है दोस्तों, 45 में है 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनको शिक्षा और प्रारंभिक देखभाल की व्यवस्था करना ये सरकार का कार्य होगा या राज्य का। आर्टिकल 50 आपने पढ़ा ही है, जिसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का उपबंध किया जाता है। आर्टिकल अगर 47 की बात करें दोस्तों तो 47 में क्या है, लोगों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करना, अच्छा जीवन स्तर, पोषण, लोक स्वास्थ्य, ये सब व्यवस्था करना, ये 47 में है। 43 में क्या है ये भी हम देख लेते हैं। 43 देखिए, अगर सीधे 43 को देखिएगा तो इसमें क्या है, राज्य के कर्मकारों को उचित मजदूरी देना, कुटीर उद्योगों को संवर्धन करना, यानी छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सब इसमें शामिल है। आप देखिएगा यहाँ
संविधान का भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, इसमें आर्टिकल 41 के तहत मनरेगा उपबंधित है और इसमें 41 में क्या दिया गया है? राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा, यानी जो लोग काम करने के इच्छुक हैं उन्हें रोजगार और काम देने की का कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। साथ ही आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान अथवा आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम निर्वाह, मजदूरी और शिष्ट जीवन यानी एक अच्छा जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। यानी ऐसा कार्य प्रदान करेगा लोगों को जिससे कि उनको एक अच्छा जीवन स्तर मिल सके और उस कार्य में निश्चित तौर पर छुट्टी भी हो, यानी अवकाश की भी व्यवस्था हो, सुरक्षित जगह पर कार्य हो। मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो सरकार द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? ये हमने पढ़ा था दोस्तों, ये है 43A, जिसमें उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था। 39A क्या है? 39A है आपका समान न्याय और निःशुल्क यानी फ्री कानूनी सहायता। ये दोनों व्यवस्था किया गया है आपको आर्टिकल 39A में। यहाँ पर 43A आपका सही आंसर होगा। 45 देख ही लिया आपने, 45 में क्या था? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल उनका और शिक्षा की व्यवस्था करना ये सरकार का कर्तव्य होगा, सरकार ऐसा कर सकेगी। और 38 अगर देखेंगे तो 38 क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि और समाज में समानता फैलाने की प्रयास करेगा राज्य। अगला आप अगले क्वेश्चन पर आने से पहले यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 43A को यानी 43 क को स्थापित किया गया और यह प्रावधानित किया गया कि राज्य किसी भी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो 43A अभी हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की? तो यह आर्टिकल 44 है जिसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। आर्टिकल 46 क्या है? इसमें बोला गया है राज्य जो होगा वो अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों, देखिए अनुसूचित जनजाति हो या अनुसूचित जाति हो, इसमें बात किया गया है कि जो भी दुर्बल वर्ग है, अनुसूचित जाति या जनजाति, उनके आर्थिक अभिवृद्धि या सामाजिक अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। कौन? राज्य सरकार ये प्रयास करेगी, क्योंकि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये राज्य सरकार के अधीन होता है। तो राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने राज्य के अंतर्गत जितने भी अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, दुर्बल वर्ग है, उनकी शिक्षा और आर्थिक अभिवृद्धि का ध्यान रखे। अनुच्छेद 45 आपने देख ही लिया, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और बाल्यावस्था में देखभाल की व्यवस्था की जिम्मेदारी लेना, ये आर्टिकल 45 में है। 43 भी आपने पढ़ा था। 43 में क्या है? जो भी मजदूर हैं, राज्य के जो भी कर्मकार हैं, उनको उचित मजदूरी मिले और साथ ही साथ कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। और फिर 43A आता है जिसमें हमने देखा कि उद्योगों के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ सही आंसर तो आपका ऑप्शन बी है यानी 44। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 में प्रावधानित है कि राज्य भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको जारी करने का या प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किसमें व्यादेशित है? तो यह निश्चित तौर पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा आर्टिकल
किसमें बताया गया है? 50 में, आर्टिकल 50 में यह दिया गया है कि राज्य का प्रयास रहेगा कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर सके या दोनों के कार्यों को अलग रखे। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य के निदेशक तत्वों द्वारा व्यादेशित है और संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है, जिसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण या फिर पृथक यानी कि अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अगला सवाल है आपके पास, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल 51 जो है, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने और जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने की व्यवस्था करता है, या ऐसा यह इसमें आपको इस तरीके का सुझाव दिया गया है या प्रावधान किया गया है। राज्य जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को संवर्धन करने की व्यवस्था करेगा, तो ऑप्शन ए सही है। बाकी 41 आपको याद होगा, 41 में क्या है दोस्तों? काम करने का अधिकार एक तरह से दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिए राज्य की कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार यह राज्यों पर निर्भर है, न कि नागरिकों पर कि वह जबरदस्ती ले ले। और 43 ए हमने पढ़ा ही, 43 ए में क्या है दोस्तों? उद्योगों के मैनेजमेंट में कर्मकारों यानी कि जो मजदूर हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। और 48 में है, 48 में हमने पढ़ा था दोस्तों, 48 जो है इसमें दिया गया है आपको कि राज्य जो होगा वो कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से संगठित करेगा। और 48 का ए जो है ये पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है, पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था करना, ये 48 ए है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, यानी 51। आप देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। 41 जो है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। और 43 ए क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है। और 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है, 48 ए। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, और इसमें कहाँ है? आर्टिकल 50 में है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें सभी लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आगे बढ़, आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 51 है, इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य को क्या-क्या करना चाहिए? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करना चाहिए, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध न हो सके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व, और इसमें भी आर्टिकल 50। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया था, आर्टिकल 50 नहीं 51 होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित आर्टिकल है 51, क्योंकि 50 जो है उसमें तो आपको बात किया गया है न्यायालय या न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की। और इसके बाद वाला भी जो हमने देखा था यहाँ तो 51 मैंने बोला ही था। इस क्वेश्चन में शायद मैंने आपको 50 बता दिया था, तो यहाँ पर 51 होगा, याद रखना है। आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसीलिए मैंने बता दिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित है वही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
को बढ़ावा देना और उसका संवर्धन करना, तो ये अनुच्छेद 51 है। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निषेधक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा, समान न्याय, ध्यान दीजिएगा नहीं जोड़ा गया ये पूछा जा रहा है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह, ये तो आपका 39 ए है। तो 39 ए में जो दिया गया है निश्चित तौर पर ये अलग से जोड़ा गया है। ए लगने का मतलब ही है कि बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समान आचार संहिता ये नहीं जोड़ा गया था क्योंकि ये तो ऐसे ही आर्टिकल 44 में दिया गया है। और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये 43 ए है, इसको भी जोड़ा गया है। आगे बढ़ें अब, यहाँ पर आप देखिएगा संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा समान आचार संहिता को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि यह मूल संविधान के तहत पहले से ही अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आप देखिए नीति निषेधक तत्वों में क्या-क्या जोड़ा गया। बच्चे को स्वस्थ विकास और अवसर और साथ ही सुविधाएं तथा शोषण से बच्चों एवं अल्पवयी व्यक्तियों की सुरक्षा, यह आपके अनुच्छेद 39 के च में है, अनुच्छेद 39 च। समान न्याय तथा कानूनी सहायता, ये सभी व्यवस्था 39 ए में है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये 43 क में है। और साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण और वन्य तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का ध्यान रखना, ये आर्टिकल 48 ए। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के निषेधक तत्वों में जोड़ा गया था? स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा। तो इसमें निश्चित तौर पर यह नहीं जोड़ा गया था अलग से, क्योंकि ये पहले से ही प्रावधान किया जा चुका था। तो इसमें अलग से जोड़ने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। 39 आर्टिकल 39 में ये व्यवस्था है। ऑप्शन बी, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, ये 43 ए में है, तो ए लग गया, इसका मतलब इसको बाद में जोड़ा गया था और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। 43 ए, जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की यानी कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया था। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ये तो 43 है सीधे सीधे, तो ये जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता। 43 नहीं है, सॉरी, काम और ये जो व्यवस्था है ये 41 का है, 43 में ये व्यवस्था नहीं है। 43 कुटीर उद्योगों से संबंधित है, तो ये आर्टिकल 41 है। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना, यानी कि उचित मजदूरी मिले, और ये व्यवस्था 43 का है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 47 जो है, इसमें आपसे पूछा गया है संविधान में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, दलितों के या जनजातियों के? देखिए यहाँ पर दलित वाला कोई व्यवस्था अभी तक नहीं देखने को मिलता है। यहाँ देखिएगा, हालांकि जब प्रश्न पूछा गया था उस समय के हिसाब से भी केवल बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को इसमें स्वीकृत किया गया है, स्त्रियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृत किया गया है, जनजातियों के लिए भी यह स्वीकृत है, दलितों के लिए कहीं कोई प्रावधान ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला है। तो 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। आप देखिएगा संविधान में बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निषेधक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। देखिए 6 वर्ष या उससे कम के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये आर्टिकल 45 में है। यहाँ पर 14 वर्ष वाली कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाता है। पर्यावरण संरक्षण है ही आपके 48 ए में, ये बात किया ही गया है। वन्य जीव संरक्षण भी इसमें आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के तहत, गौ संरक्षण 48 के तहत,
तथा पर्यावरण संरक्षण 48A के तहत। और ये तीनों व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। देखिए 47 में क्या था? 47 में था कि राज्य का यह प्रयास रहेगा कि वह अपने लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने से संबंधित विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करेगा। तो अब देखिए, जहां पोषाहार और जीवन स्तर अच्छे से बनाए रखना, लोक स्वास्थ्य की बात है, तो मद्य निषेध निश्चित तौर पर उसमें शामिल हो जाएगा, जिसके तहत शराबबंदी भी की जा सकती है। गौ संरक्षण 48 में हमने पढ़ा है, जिसमें कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, इनका संगठन करना, संवर्धन करना, ये सभी है। तो पशुपालन में गौ संरक्षण भी निश्चित तौर पर आएगा। इसमें राज्य का पूरा प्रयास रहता है कि वह गाय, बछड़ों और दुधारू जो पक्षी है, पशु है, जो वाहक मवेशी है, जैसे बैल हो गया, इनके वध का प्रतिषेध करे। और फिर 48 का तो हमने पढ़ा ही है कि पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले 45 आर्टिकल में था, लेकिन 86 जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का 2002 में, उसके बाद से इसको अनुच्छेद 21 क के तहत लेके चला गया है और अब यह मूल अधिकार हो गया है। यानी सभी राज्य के जितने भी बच्चे हैं, उनका मूल अधिकार है कि 14 वर्ष तक उनको शिक्षा निःशुल्क दिया जाए। और जो 45 में अब रह गया है, उसमें बस इतना ही है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था को राज्य व्यवस्थित करेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निषेध तत्व नहीं है? मादक पेयों का उपभोग पर निषेध करना, गायों और बछड़ों के वध को निषेध करना, ये तो दोनों है ही। बाकी सी है आपके पास पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, ये तो है ही 48A में। 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष की आयु तक ही यह व्यवस्था है, तो ऑप्शन डी यहाँ गलत हो गया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ क्या पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, ये बताना है। पहला कथन है आपके पास, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो जबरदस्ती काम कराया जाता है, श्रमिक बनाया जाता है, मजदूर बना दिया जाता है, जबरदस्ती किसी को बांधकर उससे मजदूरी कराना, ये सभी जो प्रतिषेध किया गया है, ये आर्टिकल 23 में प्रतिषेध किया गया है, या 23 के किसी उपखंड में किया गया होगा, लेकिन 23 से ये रिलेटेड है। और आपको पता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार होता है और भाग 3 के अंतर्गत वो आता है। तो जो पहला कथन है इसमें, ये तो मूल अधिकार है, सीधी सी बात है। और हमसे पूछ क्या रहा था? हमसे पूछ रहा था कौन नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो पहला तो शामिल नहीं है, क्योंकि यह मूल अधिकार है। अब पहला शामिल नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। बाकी बचता है दूसरा, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के या औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध है। देखिए, यह राज्य का अधिकार है या फिर नीति निर्देशक तत्वों का ही एक यह भाग है, कहिए तो अनुच्छेद 47 से संबंधित है। और इसमें सीधे तौर पर बोला गया है कि राज्य प्रयास करेगा कि जो उसके क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनका उचित स्वास्थ्य यानी लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, उनके एक अच्छे जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उनके पोषाहार इत्यादि को इम्प्रूव करेगा। तो ये निश्चित तौर पर अनुच्छेद 47 वाला जो है, ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, इसलिए केवल दूसरा इसमें सही है। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 के पहले खंड के तहत किया गया है। तो यही मैं बोल रहा था, यह मूल अधिकार है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 51 जो है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। क्या प्रावधान है ये देखिए। पहला है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। दूसरा है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। और चौथा है, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। देखिए, सबसे पहले अब इसमें आगे क्या कह रहा है, आगे भी है एक लाइन, देखिए, कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं
जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। यानी कि इनमें बताना है कौन गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी है या उसमें शामिल है। सबसे पहले देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा तो है, जो पहला है समान नागरिक संहिता, लेकिन गांधीवादी सिद्धांत में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए ये तो गलत हो गया यहाँ पर। तो जिसमें भी पहला को सही माना गया है वो तो गलत हो गया ऐसे ही। तो इकलौता ऑप्शन एक ही बचता है जिसमें केवल दूसरे और तीसरे को सही बोला है। और ग्राम पंचायतों का संगठन, ये जो है गांधी जी की इच्छा थी कि ग्राम पंचायतों के पास अपना शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए और उसी के आधार पर ग्राम पंचायतों के गठन का अधिकार की व्यवस्था की गई, जो कि आर्टिकल 40 में दिया गया है। आर्टिकल 40 के तहत राज्य ग्राम पंचायतों का गठन कर सकती हैं। और ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, जैसे हथकरघा हो गया, बुनाई हो गया, कढ़ाई हो गया, जो भी छोटे-छोटे ऐसे कार्य हैं, इन सभी को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, ये भी महात्मा गांधी का, जैसे आत्मनिर्भर बनाना, ये भी उनका एक सपना था कि जो छोटे उद्योग हैं, गाँव के लेवल पे जो उद्योग हो सकते हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए, ताकि ग्रामीण लेवल पर सभी को रोजगार प्राप्त हो सके। तो ये भी महात्मा गांधी का एक सिद्धांत था या गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो दूसरा और तीसरा ऐसा है जो गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है और वह आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी प्रतिबिंबित होता है। चौथा भी राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो है, लेकिन यह गांधीवादी सिद्धांत में नहीं मिलेगा आपको। तो आप देखिएगा, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रावधानों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत कई अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है ग्राम पंचायत का संगठन, जो अनुच्छेद 40 में है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास, अनुच्छेद 43। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के या औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, अनुच्छेद 47। गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार, अनुच्छेद 48। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही है, जो हमने बता ही दिया आपको। अगले प्रश्न में आप देखिएगा, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये तो आपका नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। ये आर्टिकल 43 ए में बोला गया है। लेकिन ध्यान रखना है, अभी आपको चूज करना है जो मूल अधिकार का भी हिस्सा है, ये मूल अधिकार का हिस्सा नहीं है। मूल अधिकार का मतलब कि हर एक व्यक्ति को जो अधिकार मिला है, और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये हर एक व्यक्ति का या कर्मकार का अपना अधिकार नहीं है। ऐसा राज्य को निर्देश दिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं या आपको ऐसा करना चाहिए। दूसरा है पर्यावरण का संरक्षण। निश्चित तौर पर पर्यावरण का संरक्षण, मैंने बताया भी था कि पर्यावरण का जो संरक्षण है दोस्तों, यह अनुच्छेद 48 में ही है। 48 बाद में जोड़ा गया इसको, 48 का ए, इसमें पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। लेकिन इसके अलावा आप देखिएगा दोस्तों, 48 ए के अलावे जो मूल अधिकार है, उसमें भी सभी व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त है कि उसको एक स्वच्छ वातावरण और शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, इन सभी की प्राप्ति हो, इन सभी का व्यवस्था उसके लिए होना चाहिए। ऐसा मौलिक कर्तव्य दिया गया है, ऐसा मौलिक कर्तव्य कहता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य था, मौलिक अधिकार नहीं था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये ऑप्शन इसका सही हो सकता है, ऑप्शन बी। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं और समान नागरिक संहिता, ये दोनों में शामिल नहीं है, इसलिए केवल ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आप देखिएगा, प्रश्न में विकल्प बी का प्रावधान जो है पर्यावरण का संरक्षण, यह नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 ए और मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 का जो खंड 6 है उसमें शामिल है। अन्य विकल्पों में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, समान नागरिक संहिता केवल नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43 ए और अनुच्छेद 44 में शामिल है, जबकि अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं केवल मौलिक कर्तव्य के तहत अनुच्छेद 51 क के टर्म में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें देखिएगा, निम्नलिखित
में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य व वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान किया गया है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी किया गया है ऐसा प्रावधान, और साथ में मूल कर्तव्यों में भी ऐसा प्रावधान है। इसलिए ए और बी दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी को हम यहाँ पर चूज कर लेंगे, दोनों ही सही माना जाएगा। आप देखिएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया अनुच्छेद 48A, जिसमें राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान के मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51A के जी में यानी क के 6 में भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, इन सब की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे, ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव दिखाया जा सके। तो ये सब दोनों में शामिल है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सम्मिलित है इसमें? तो राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा, ये तो शामिल है ही। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। देखिए ये सब अलग-अलग अधिकार है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर लें। देखिए इसमें बताना था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है। शांत है का मतलब संविधान कोई उसके बारे में प्रावधान नहीं किया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तो नीति निर्देशक सिद्धांत में इसमें से क्या नहीं आता है ये देखना है। आप देखिएगा कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी ये है ही उसमें शामिल, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता 39A है अनुच्छेद, ये है ही, और बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 साल की आयु नहीं प्राप्त कर लेते अनुच्छेद 45 ये भी शामिल है। तो यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा जो है वह नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए अपना सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इनमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क में, और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा ये अनुच्छेद 45 में है। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान अभी इसमें शामिल नहीं है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है जो संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का गठन पहले से ही जोड़ा गया है। गोवध निषेध ये भी पहले से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 48 के तहत है। मुफ्त कानूनी सलाह 39A। अब देखिए जैसे ही ए लग गया इसका मतलब कि इसको बाद में जोड़ा गया है। तो ए लगने का मतलब हो गया कि इसको बाद में जोड़ा गया, और आपको बता देता हूं कि यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था। और समान नागरिक संहिता ये आपको पता होगा, आर्टिकल 44 के तहत इसको राज्य के द्वारा लागू किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए मुफ्त कानूनी सलाह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में यह जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39A में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह यानी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेटेस्ट है, 2024 में पूछा गया है। लेकिन दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को। और साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। आप देखिएगा प्रश्न है, निम्न किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? देखिए नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता देना, समान न्याय और सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता देना, यह अनुच्छेद 39A में है। तो 39 तो पहले से था, लेकिन 39A बाद में आया। और ये कब आया? 1976 में 44वें
1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो ऑप्शन बी सही होगा। आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 जनवरी 1977 से यह प्रभावी हुआ, लेकिन इसको अधिनियमित 1976 में ही किया गया था। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39A यानी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि यह राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह यानी राज्य विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या फिर योजना द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। देखिए भाई, अगला सवाल जो आपके पास है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। और दूसरा, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। निश्चित तौर पर दोनों ही कथन उसके बारे में सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को चूज करेंगे। दोनों कथन सही है, पहला भी और दूसरा भी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 क के अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश एवं वित्तीय अनुदान भी प्रदान करता है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं हम। यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण यानी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के बारे में पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं ये प्रदान करते हैं? तो हमने पढ़ा था कमजोर वर्ग के जो नागरिक हैं। अब कमजोर इसमें किसको माना गया है, ये बात है। देखिए, पहला है 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। दूसरा कह रहा है 2 लाख रुपए से कम आय वाले ट्रांसजेंडर को। तीसरा कह रहा है 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के सदस्य को। और चौथा है वरिष्ठ नागरिकों को। देखिए, आय से संबंधित कोई फिक्स तो नहीं है इसमें, लेकिन जैसे महिला है, बच्चे हैं, एससी एसटी हैं, या आपदा से ग्रसित है कोई, तो वैसे केस में पीड़ित है, रोगी है, तो इन सभी लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन मेन समस्या है यहाँ पर, जैसे मानसिक कोई रोगी है, दिमाग से डिस्टर्ब है, अब कैसे लड़ेगा भाई अपना जो मुकदमा है, वो कैसे लड़ेगा, केस कैसे हैंडल करेगा, तो उसके लिए सहायता दी जा सकती है। लेकिन रुपए का जो है इसमें, ये चूंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भी हिस्सा है, तो अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर केस में आप देखेंगे कि 1 लाख रुपए से कम आय वाले और उसके अलावा 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर, इन दोनों को दिया जाता है। तो ऑप्शन ए को यहाँ सही माना जा सकता है। आप देखिएगा यहाँ पर कुछ आप एक्सप्लेनेशन में आपको दिया गया है कि अनुच्छेद 39A के अनुसरण में भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने हेतु निम्न व्यक्ति पात्र होते हैं: महिला और बच्चे पात्र होते हैं, एससी एसटी पात्र होते हैं, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक या औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप के पीड़ित क्षेत्र के लोग इसके पात्र होते हैं, औद्योगिक कामगार पात्र होते हैं, मानसिक रोगी या दिव्यांग व्यक्ति, जो व्यक्ति हिरासत में है वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय से कम है, मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित व्यक्ति। उपयुक्त अधिनियम की धारा 12H के अंतर्गत विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में निःशुल्क विधिक सेवा
प्राप्त करने हेतु आय सीमा अलग-अलग है। यह सीमा कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में 1 लाख रुपए तक तथा कुछ राज्यों में 1.5 से 3 लाख रुपए तक निर्धारित है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सामान्य व्यक्ति तथा 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को निःशुल्क विधिक विधिक सेवा प्रदान करता है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। अब चूंकि ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, तो अलग-अलग राज्यों में यह व्यवस्था अलग-अलग तरीके से भी लागू हो सकती है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, सूचना का अधिकार या समान कार्य हेतु समान वेतन। निश्चित तौर पर यहाँ आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, सूचना का अधिकार, यह इसमें शामिल नहीं है। सूचना का अधिकार ऐसे तो डायरेक्टली कहीं भी नहीं दिखेगा आपको संविधान में, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखिएगा तो यह मौलिक अधिकारों का ही हिस्सा माना गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई बयानों में इसको क्लियर किया है कि यह मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना जाना चाहिए। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 क में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों के लिए समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार और अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार उल्लिखित है। 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन किया गया है, जबकि 47 जो अनुच्छेद है इसमें राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने को अपने प्राथमिक कर्तव्य मानेगा और राज्य विशिष्टता मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न अगर उपयोग किया जा रहा है तो उस पर भी रोक लगाने का कार्य करेगा। सूचना का अधिकार जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये एक तरह का विधिक अधिकार है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने और अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता है, तो 19(1)(a) में वर्णित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में इसको निहित माना है, यानी कि अनुच्छेद 19 में ही इसको शामिल माना है कि पहले से वह उसमें निहित है, उसके लिए अलग से कोई कानून बनाने या कोई अलग से अनुच्छेद लाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए सूचना का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार है, न कि नीति निर्देशक तत्व है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? और दोस्तों अगर लाइक नहीं किया आपने तो प्लीज अभी लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी कर दें आप लोग। और हमारा यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसमें बताना है कौन नीति निर्देशक तत्व है। समान नागरिक संहिता ये तत्व नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, आर्टिकल 44 में आता है। प्रेस की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 है और यह मूल अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता भी मूल अधिकार का हिस्सा है। प्रेस की स्वतंत्रता भी मूल अधिकार है। ये सभी चीजें इसमें मूल अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो नीति निर्देशक तत्व है। आप देखिएगा यहाँ अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान करना है आपको। कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? पहला है मद्य निषेध, ये तो है ही। फिर मद्य निषेध आपका आर्टिकल 47 में आ जाएगा। फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, ये तो मूल अधिकार है। बेगार और बलात् श्रम ये भी मूल अधिकार है। अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 17 है, ये भी मूल अधिकार के तहत ही आता है। तो केवल एक ही है इसमें मद्य निषेध वाला, ऑप्शन सी केवल पहला है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। आप देखिएगा यहाँ पर मद्य निषेध संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, जबकि फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध ये अनुच्छेद 24 है। बेगार अथवा बलात् श्रम यानी बलपूर्वक श्रम कराना यह अनुच्छेद 23 है। अस्पृश्यता का अंत जो है यह अनुच्छेद 17 में किया गया है और ये सब मौलिक अधिकार के भाग हैं। अगला प्रश्न देखिए आप यहाँ पर 63, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि क्या प्रयास करेगा? पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ये तो है ही।
जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये भी है। अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं है क्योंकि यह क्या है, फंडामेंटल राइट है, यानी कि मूल अधिकार है। यह डीपीएसपी का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। और डी जो है यह भी नीति निर्देशक तत्व है, हमें बताना था कौन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। बाकी तीनों जो विकल्प है उसमें पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन अनुच्छेद 39 डी, फिर जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार अनुच्छेद 39 ए, तथा काम हेतु न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, यह अनुच्छेद 42 में है। और ये सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह किसने कहा था? दोस्तों यह कहा था केटी शाह ने। कारण है इसका, कारण यह हो सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह राज्यों को सौंपा गया है, न कि निवासी को, राज्य के या फिर जो जनता है उसको। ये राज्यों के लिए है और राज्य अपनी इच्छा अनुसार इसको लागू कर सकते हैं, इसलिए इस तरह का बात बोला है किसने, केटी शाह ने। जनता चाह कर भी इसके विरोध में न्यायालय में नहीं जा सकता है, क्योंकि राज्य का नीति निर्देशक जो तत्व है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय इसको जोर जबरदस्ती करके राज्य से मनवा नहीं सकता है। राज्य के ऊपर डिपेंड है कि राज्य किस तरह से इसको लागू करेगा। तो इसलिए इसको बोला गया है कि यह इस प्रकार का चेक है जो बैंक अपने सुविधा अनुसार भजाएगा उसको, यानी कि अदा करेगा, न कि ग्राहक के अनुसार। तो यहाँ पर केटी शाह ने यह कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये ऐसे चेक हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। अगला देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ये 3 ऑप्शन है आपके पास, या 3 आपके पास शब्द दिए गए हैं, जैसे आप समझिए इन पर विचार करना है। कह रहा है भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा पूरा होता है? इसमें देखिए, इसमें अगर सामाजिक सहायता, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता जैसे कोई कार्यक्रम लाया जाता है, तो अब सामाजिक सहायता लेना यह मूल अधिकार या मूल कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। सामाजिक सहायता प्रदान करना ये सरकार का एक तरह से कर्तव्य है, जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसलिए केवल तीसरा जहां होगा वो अपना सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों, विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था इत्यादि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करते हैं हम आज के आखिरी प्रश्न का, जो कि 66 है और इस टॉपिक का भी ये आखिरी प्रश्न है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है समान नागरिक संहिता, तीसरा है छोटे परिवार का मानदंड और चौथा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो यहाँ देखिएगा, अब इसमें से पूछा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन कौन आता है। समान कार्य के लिए समान वेतन तो आता ही, नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता ये आता ही है, यानी पहला दूसरा तो आना तय है। तो जिसमें पहला दूसरा नहीं है, जैसे इसमें नहीं है दूसरा, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और तीसरा छोटे परिवार का मानदंड क्या होगा, ये इसमें तय नहीं है निश्चित तौर पर, तो तीसरा जहां है वो गलत भी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना है, ये कोई जरूरी नहीं है इसमें, तो फिर हम केवल पहले और दूसरे को ही चूज करेंगे। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। यहाँ ऑप्शन बी आप देखिएगा, यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है, यानी कि यह नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। तो ये आखिरी प्रश्न था दोस्तों इस टॉपिक का। इसके बाद अपना फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य स्टार्ट हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे के
जो भी टॉपिक है उनको कवर करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।